नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि बीएड थर्ड सेमेस्टर का आपका सेशन स्टार्ट हो गया है। इसमें आपकी हिंदी की क्लासेस चल रही है और विज्ञान में भी आपको लगभग सिलेबस एक वीडियो में और दूसरे वीडियो में आपकी शिक्षण की विधि क्या होती है, उसके अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया गया है। अब हम लोग अध्ययन करेंगे शिक्षण की जो विधियां हैं कि शिक्षण की कम से कम जितने भी विधियां होगी, मैं आपको बता दिया हूं कि साइंस में कम से कम 7 या 8 विधियां हैं। और साइंस के अलावा जो आपका विज्ञान शिक्षण है, उसके अलावा अगर आपका गृह विज्ञान हुआ, आपका जीव विज्ञान हुआ, अगर एक आध दो विधि, और उसके साथ साथ आपको मैथ की भी जो विधियां होंगी उसको भी हम आपको साथ में लेकर के चलेंगे। तो ये आपको पहले तो हम विज्ञान की जितनी शिक्षण विधियां होंगी, और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि कुछ विधियां जो हैं आप अपना सिलेबस मिला लीजिएगा उसी शिक्षण विधियां से। हर एक जैसे जीव विज्ञान में होगा वही शिक्षण विधियां कुछ कुछ मिल जाएंगी आपस में, गृह विज्ञान में आपस में विधियां मिल जाएंगी। तो आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे आपके विधियां के बारे में अध्ययन करेंगे, और इस विधियों में हम आज 2 विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पहला आप देख रहे हैं कि व्याख्यान विधि, पहली कौन सी विधि है? व्याख्यान विधि। और दूसरी विधि जो हम लोग इसके बाद जो अध्ययन करेंगे वो आपका होगा प्रदर्शन विधि। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे व्याख्यान विधि, और दूसरा विधि कौन सा अध्ययन करेंगे? प्रदर्शन विधि अध्ययन करेंगे आज की वीडियो में। तो इससे पहले आप लोग अध्ययन करने से पहले आप सभी लोग जितने भी चैनल पे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जितने भी लोग नए हों वो तो सब्सक्राइब आप कर लीजिए, और वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। आइए देखिए कि व्याख्यान विधि है क्या। आप देख भी रहे हैं कि व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड क्या है? लेक्चर मेथड। तो आप जानते भी हैं कि व्याख्यान विधि, तो व्याख्यान का मतलब ही आप यहाँ से क्या समझ रहे हैं? लेक्चर का मतलब कि कहीं ना कहीं किसी भी बातों पे, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी विषय वस्तु पे क्या करना? लेक्चर देना, व्याख्या देना। किसी भी एक अगर आपको टॉपिक दे दिया जाए, जैसे टीचर क्या करते हैं आपस में जब क्लास में जाते हैं तो कोई एक टॉपिक अपना वो ले लेते हैं और उसी टॉपिक पे जा करके वो अपना पहले से ही विषय वस्तु को अपना घर पे बना लेते हैं, उसको आप रट लेते हैं टीचर, और रट करके आप रट के या जैसे भी उसको समझ करके वो एक ही टॉपिक के बारे में पूरा क्लास में अपना 40 मिनट 45 मिनट का जितने भी मिनट का उनका क्लास होता है उस पर जा करके क्या करते हैं? बच्चों के बीच में, छात्रों के बीच में अपना लेक्चर अपना देते हैं, उनको बताते हैं, उस टॉपिक के ही बारे में समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा देखिए आपको एक एक पॉइंट के अनुसार आपको हम समझाने का प्रयास किए हैं। जैसे पहला ही पॉइंट देखिए क्या है कि यह विधि भाषण पद्धति पर आधारित है। भाषण का मतलब हो गया कि भाई कोई भी शिक्षक अगर जाएगा क्लास में तो उस भाषण अपने मुख से, बातों से बताने का प्रयास करेगा, आपको भाषण देगा, उससे आप उस टॉपिक का विषय वस्तु को आपको समझाने का प्रयास करेगा। तो उसमें पहले ही हो गया कि यह विधि क्या है? भाषण पद्धति पर आधारित है। व्याख्यान विधि किससे आधारित है? तो भाषण पद्धति पर आधारित है। इस विधि में अध्यापक विषय वस्तु को भाषण के रूप में छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। जो कुछ भी शिक्षक समझाएगा, जो कुछ भी अध्यापक जो भी होगा, एक विषय वस्तु, उसका जो पाठ्य वस्तु जो कुछ भी होगा छात्रों के बीच में जाएगा, एक टॉपिक अपना लेगा पाठ्य वस्तु, और उसी के बारे में पूरा का पूरा 40-45 मिनट जितने भी मिनट का उनका क्लास होगा उसको एक भाषण के रूप में अपना भाषण दे करके अपने मुख्य सम्मुख अपना प्रस्तुत करेगा उस टॉपिक के बारे में। आगे देखिए क्या है कि यह सबसे प्राचीनतम विधि है। व्याख्यान विधि क्या है? सबसे प्राचीनतम विधि है। आगे देखिए क्या है कि यह विधि अध्यापक केंद्रित है। देखिए अध्यापक केंद्रित से क्या मतलब है कि जो व्याख्यान विधि जो है, इस व्याख्यान विधि में अध्यापक केंद्रित होता है। अध्यापक ही भाषण देते हैं, अध्यापक ही विषय वस्तु को समझाने का प्रयास करते हैं, छात्रों के बीच में अपनी ही बातों को कहते हैं, बच्चों की, छात्रों की बातों को वो सुनने का प्रयास नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों को कहते हैं और छात्र निष्क्रिय श्रोता होकर के उसमें सुनते हैं और उनकी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। और जो कुछ भी उनका मुख से निकली हुई बातें हैं, जो भाषण से निकली हुई बातें हैं, जो उनके पाठ्य वस्तु है, उससे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसको क्या करते हैं? अपना एक टॉपिक पे कॉपी पेन पे अपना लेकर के लिखते हैं। लेकिन इसमें छात्र कहीं ना कहीं निष्क्रिय श्रोता की तरफ होते हैं और अध्यापक क्या होते हैं? वो सक्रिय होते हैं। सब कुछ आपको यहां लिखा गया है। देखिए क्या है कि अध्यापक मतलब क्या है? यह विधि अध्यापक केंद्रित है। इसमें अध्यापक किसी विषय वस्तु पर व्याख्यान देते हैं और व्याख्यान देते समय क्या होते हैं? छात्र निष्क्रिय श्रोता की तरह सुनते रहते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा इतनी चीजें। आगे देखिए क्या है कि इस विधि में अध्यापक पूर्ण रूप से सक्रिय होते हैं। आपको पहले ही बता दिए कि जो भी छात्र होंगे वो निष्क्रिय श्रोता की तरह अध्यापक की बातों को, अध्यापक की भाषण को सुनते रहते हैं, और छात्र क्या होते हैं? निष्क्रिय श्रोता के रूप में सुनते रहते हैं, और अध्यापक जो होते हैं वो भाषण देते रहते हैं, वो सक्रिय रूप
रूप में होते हैं। जो अध्यापक होते हैं क्या होते हैं, वो सक्रिय होते हैं। वो कहीं ना कहीं भाई सही बात है कि अगर अध्यापक अपना कार्य कर रहा है, अध्यापक भाषण दे रहे हैं, तो उन अध्यापक के ऊपर बल पड़ रहा है ना, वो सोच रहे हैं या उस पाठ्य वस्तु से रिलेटेड क्या चीज़ बताना है, वो बच्चों को भाषण के रूप में बताते रहते हैं। तो भाई कहीं ना कहीं सक्रिय रूप में अध्यापक होंगे ना। छात्र तो अपना निष्क्रिय होकर सुन रहा है, मान लीजिए 40-50 छात्र हैं तो कुछ उसमें 10-15-20 ठो अपना सुन रहे हैं, कुछ बच्चे जो छात्र होते हैं वो एकदम शांत रूप में एकदम श्रोता होकर सुन रहे हैं, या उसको भूल भी गए, उनको कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, उनसे कोई मतलब नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको देखने में मिलती है। आगे देखिए क्या है कि यह विधि विद्यार्थियों की ओर से किसी प्रश्न या उत्तर की अपेक्षा नहीं करता है। यह विधि क्या होती है, जैसे कहने के इसका मतलब समझिए क्या है कि यह जब व्याख्यान विधि जब देते हैं, जब शिक्षक जब व्याख्यान विधि देते समय अध्यापक यह नहीं देखते हैं, जब भी अध्यापक जब व्याख्यान विधि का जब प्रदर्शन जब करते हैं, अपना जब भाषण जब देते हैं, तो उस समय जो अध्यापक होते हैं वो अध्यापक यह नहीं देखते हैं कि छात्र जो निष्क्रिय श्रोता वो बैठा हुआ है वो उस विषय उस पाठ्य वस्तु पर अपना वो रुचि ले रहा है, उस पाठ्य वस्तु से संबंधित कि नहीं ले रहा है। इसमें अध्यापक इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। यह भी देखा जाता है कि छात्र उस समय विषय को किसी सीमा तक मतलब समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं छात्र उसको, कुछ जो छात्र होते हैं उसको समझने का तो प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ जो छात्र होते हैं वो उसको समझते नहीं है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अध्यापक जब भाषण देते हैं तो अध्यापक ये बिल्कुल नहीं देखते हैं, ये बिल्कुल नहीं समझते हैं कि जो हमारा आगे बैठा हुआ जो छात्र है हमारे सामने, वो छात्र सक्रिय रूप में है, वो हमारी कही हुई बातों को या टॉपिक के विषय वस्तु जो हमारा है उसके बारे में वो समझ रहा है, उस विषय में वो अपना रुचि ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इसके बारे में अध्यापक बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपना टॉपिक खत्म करने के लिए या टॉपिक को समझाने के लिए अपना पूरा का पूरा व्याख्यान अपना भाषण विधि से या भाषण के माध्यम से अपना बताने का प्रयास करते हैं। तो आगे यही चीज आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि यह विधि विद्यार्थियों की ओर से किसी प्रश्न या उत्तर की अपेक्षा नहीं करता है। कहीं ना कहीं अगर जो बच्चे हैं उनको अगर कोई टॉपिक मान लीजिए अगर समझ में नहीं आ रही है तो ये अध्यापक ये बिल्कुल नहीं ध्यान देते हैं कि उस बच्चे का अगर कोई भी मान लीजिए अगर प्रश्न है तो या उनका जो प्रश्न का जो उत्तर है तो अध्यापक उनके उत्तर को दें। जैसे मान लीजिए कि कोई टॉपिक है, अगर वो शुरुआत किए मतलब शिक्षक, छात्र उठ करके खड़ा होकर के उसमें तुरंत पूछ दिया, तो कभी कभी तो शिक्षक उसको बताते हैं लेकिन कभी कभी उनके उत्तरों को ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं ध्यान देते हैं, उसमें कई तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि व्याख्यान देते समय उनका व्याख्या जो अपना लेक्चर जो अपना तैयार करके आए हैं जो टॉपिक के बारे में, वो उनका थोड़ा सा विभिन्न हो जाता है, उसमें वो हट जाते हैं, उस टॉपिक के बारे में कुछ और चीज़ें उसको समझाने के लिए उदाहरण के माध्यम से कुछ अलग जगह से वो पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों पे अध्यापक इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं कि जो भी छात्रों का जो प्रश्न है उसका वो उत्तर दे सके। वो कहीं ना कहीं अपने भाषण और अपने टॉपिक पर ही वो रहने का प्रयास करते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान वो नहीं देते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर वो नहीं दे पाते की अपेक्षा नहीं रखते हैं। यह विधि जो है कहीं ना कहीं इसको अगर देखा जाए तो यह जो व्याख्यान विधि है ये उच्च कक्षाओं के लिए होती है, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए नहीं होती है। जब भी होगी तो आपको कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन लेवल पे होगा या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे होगा, वहां जाकर के क्या होती है व्याख्यान विधि टीचर देते हैं। कहीं ना कहीं उससे नीचे व्याख्यान विधि का प्रयोग कम ही मतलब करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम करते हैं, समझाने का प्रयास बहुत कम करते हैं, भाषण देने का प्रयास बहुत कम करते हैं। आगे देखिए क्या है कि ये व्याख्यान विधि है, इनकी कार्य विधि क्या है। तो इस विधि में पढ़ाने वाली विषय वस्तु को शिक्षक पूर्ण रूप से ही तैयार कर लेता है। कहने का मतलब कि जो भी टॉपिक जो विषय वस्तु है उसको पढ़ाने के लिए जब शिक्षक जब जाते हैं जब कक्षा कक्ष में, तो उस कक्षा कक्ष में जाने से पहले वो घर पे ही क्या करते हैं, इस विषय वस्तु को अपना घर पे ही तैयार कर लेते हैं, याद कर लेते हैं या उसको अपना तैयार मैटर अपना रख लेते हैं कि हमको कल क्लास में क्या पढ़ाना है। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि इस विधि में पढ़ाने वाली विषय वस्तु को शिक्षक पूर्ण रूप या पूर्ण में ही तैयार कर लेता है, पहले से ही उसको तैयार कर लेते हैं और तैयारी की गई विषय वस्तु को छात्र के सामने मौखिक रूप से, वही भाषण के रूप में या मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत करता है, छात्र शिक्षक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। पूरी बातें आपको लगभग हम समझा दिए हैं। छात्र ध्यानपूर्वक उनकी बातों को, अध्यापक की बातों को, शिक्षकों की बातों को सुनते हैं और जो कुछ भी उनको महत्वपूर्ण बिंदु जो छात्र को समझ में आता है कि हाँ ये टॉपिक हमें इंपॉर्टेंट है या ये बातें हम भूल सकते हैं या ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो उन बिंदुओं को क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। तो हम आपको समझ रहे हैं कि जो व्याख्यान विधि जो था, लेक्चर मेथड जो था, वो लेक्चर मेथड आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमारी जो बातें हैं अगर आपको एक बार नहीं समझ में आई है तो वीडियो को थोड़ा सा आप पीछे बैक में जा करके रिपीट करने का प्रयास करिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे फिर हम चलते हैं।
चलिए आइए देखते हैं। देखिए, जैसे कि व्याख्यान विधि को आपको हम बताएं कि व्याख्यान विधि क्या है और व्याख्यान विधि की कार्य विधि क्या है। आगे हम लोग क्या देखेंगे, इसके गुण और दोष। पेपर में आपसे बस इतना ही पूछेगा कि व्याख्यान विधि के बारे में आप बताइए, आप प्रदर्शन विधि के बारे में बताइए। मतलब जितनी विधियां होंगी उसमें विधि के माध्यम से, मतलब अगर आप साइंस के होंगे तो साइंस की विधियों के बारे में पूछ लेगा, आर्ट्स मतलब अगर आप कॉमर्स के होंगे तो कॉमर्स की विधियों के बारे में पूछ लेगा, मैथ वाले होंगे तो मैथ की विधियों के बारे में पूछ लेगा, हिंदी होंगे तो हिंदी की विधियों के बारे में पूछ लेगा। तो जो भी विधि होगी उसी की विधि के बारे में वो पेपर में बस डायरेक्टली वो पूछ ही लेता है। तो आपको पूछ लेगा तो सिर्फ और सिर्फ जैसे व्याख्यान विधि अगर हम आप स्टार्ट किए हैं तो व्याख्यान विधि क्या है उसके बारे में बता दीजिए, उनके कार्य विधि बता दीजिए, उनके गुण बता दीजिए और उनके दोष। बस इतना लिख के आप चले आइए, उसके बाद आपको किसी की जरूरत नहीं होती है। और आपको हमें नहीं लगता है कि ये आपको 15 नंबर में पूछेगा, 15 नंबर से जब भी पूछता है कम में ही पूछता है ये। तो आइए देखते हैं तो इसके गुण क्या क्या है। तो आपको देखिए क्या है कि यह शिक्षक के लिए संक्षिप्त और सरल है। क्या है, शिक्षक के लिए सरल विधि इसको मानी जाती है। क्यों सरल विधि मानी जाती है, क्योंकि शिक्षक जो होगा कम समय में, ऐसे क्या होता है किसी अगर अन्य विधि की अगर वो बात करे तो ज़्यादा उसको समय लग जाएगा। और जैसे लिखवाना ही हो गया, बच्चों को अगर कॉपी पे लिखवाना हो गया तो कोई कहीं बोलेगा तो फिर बच्चा लिखेगा, या प्रदर्शन अगर कराना पड़ेगा, या क्या नाम है आपको अगर प्रयोगशाला विधि अगर प्रयोग करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं शिक्षक को काफ़ी उसमें समय लगता है और काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि शिक्षक खड़े होकर के अपना भाषण दे देता है और उसका वो काम खत्म हो जाता है। वो बाद में ये नहीं, मान लीजिए कि अगर वो किसी टॉपिक के बारे में बताया है, बच्चे को नहीं समझ में आया, तो शिक्षक तो ये कह देगा कि भाई हम तो टॉपिक को खत्म कर चुके हैं, हम तो अपनी पूरा सिलेबस खत्म कर दिए हैं, लेकिन अब बच्चे को समझ में नहीं आया, उसकी बच्चे की गलती है। या किसी अगर टॉपिक को मान लिया, कभी कभी ऐसा भी होता है कि शिक्षक कह देगा मैं ये टॉपिक खत्म कर दिया हूँ, और बच्चा पता चलेगा कहेगा नहीं सर आप तो ये पढ़ाए नहीं था। ऐसा होता नहीं है, हालांकि कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आती है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से देखिए क्या है कि व्याख्यान विधि एक शिक्षक के लिए क्या होती है, सबसे आसान विधि मानी जाती है। ये शिक्षक को बहुत ही आसान होती है। वो व्याख्यान मतलब अपना भाषण दे करके कम समय में काफ़ी सिलेबस अपना वो खत्म कर देता है, काफ़ी सिलेबस को वो कम समय में अपना खत्म करने का प्रयास करता है। तो वही कहा जा रहा है कि शिक्षक के लिए यह संक्षिप्त और क्या है, सरल है। आगे देखिए क्या है, इसके द्वारा दो बार हो गया द्वारा, इसके द्वारा कम समय में अधिक पढ़ाया जा सकता है। आपको बताया भी कि कम समय लगता है व्याख्यान देने के लिए। वो भाषण दे करके शिक्षक कम समय में अपना ज़्यादा से ज़्यादा वो टॉपिक को खत्म कर सकता है। तो वही चीज़ है कि इसके द्वारा कम समय में अधिक से अधिक पढ़ाया जा सकता है। आगे देखिए क्या है कि यह विधि तथ्यात्मक ज्ञान प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम विधि है। तथ्यात्मक ज्ञान का मतलब क्या है कि जो कुछ भी होगा वो मतलब अपने व्याख्या के माध्यम से, भाषण के माध्यम से कम समय में और काफ़ी अच्छे ज्ञान, जो कुछ भी उसका सिलेबस जो है उस सिलेबस के बारे में काफ़ी अच्छे से वो समझाने का प्रयास वो करता है। एक ही बात को 2-3 बार उसको समझाने का प्रयास करता है। तो कहीं ना कहीं जो तथ्य की बातें होगी, जो भी टॉपिक का जो तथ्यात्मक जो ज्ञान होगा वो प्रदान करने में यह विधि जो व्याख्यान विधि है वो क्या है, सबसे सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। और आगे देखिए क्या है कि एक ही अध्यापक द्वारा छात्रों के बहुत बड़े समूह को पढ़ाया जा सकता है। एक अध्यापक अगर मान लीजिए कि आकर के डायस पे खड़ा हो जाए और अगर क्लास भरी हुई होगी तो पता चले कि वो 100-200 बच्चों को पढ़ा दे। और कहीं अगर आजकल तो आप देख रहे हैं कि माइक लगा करके काफ़ी बच्चों को एक हजार बच्चों को आप क्लास में भर करके और वो बच्चों को पढ़ा देते हैं। तो एक क्लास में मतलब एक शिक्षक, ऐसे क्या होता है किसी और विधि को अगर पढ़ाने का प्रयास करें किसी और विधि के माध्यम से तो काफ़ी शिक्षक हो सकते हैं। एक शिक्षक की जरूरत ना होकर के 4-5 शिक्षक को पढ़ाने की जरूरत पड़े। लेकिन इसमें व्याख्यान विधि से क्या होता है कि एक शिक्षक काफ़ी बच्चों को एक ही साथ पढ़ाने का प्रयास करते हैं या पढ़ा देते हैं। तो वही चीज़ है कि एक ही अध्यापक द्वारा छात्रों के बहुत बड़े समूह को पढ़ाया जा सकते हैं। तो ये इनके क्या थे, गुण थे। दोष को देखिए क्या है कि इस विधि में छात्र निष्क्रिय रहते हैं। जाहिर सी बात है कि जब अध्यापक पढ़ाते हैं, भाषण देते हैं, व्याख्या के देते हैं किसी टॉपिक के बारे में, तो उसमें छात्र क्या होते हैं, कुछ बच्चे मान लीजिए 50 बच्चे बैठे हैं तो क्लास में, तो 10 बच्चे तो उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, लेकिन और अदर जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, निष्क्रिय श्रोता की तरफ पड़े रहते हैं। वो पता नहीं अध्यापक की बातों को समझ रहे हैं, उसमें रुचि ले रहे हैं उस टॉपिक में कि नहीं ले रहे हैं। वो ऐसे बैठे बैठे चले जाते हैं रोज क्लास करके, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ पहचानना यहाँ पे क्या हो जाती है, बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो इस विधि में छात्र निष्क्रिय रहते हैं। आगे देखिए क्या है कि छोटी कक्षाओं के लिए यह विधि और रुचिकर और अमनोवैज्ञानिक है। यह विधि जो होती है छोटी कक्षाओं के लिए, कहीं ना कहीं आप अगर देखिए छोटा बच्चा है, 1, 2, 4 में बच्चा अगर पढ़ रहा है या 5, 6 में 8 तक पढ़ रहा है बच्चा, उसको अगर व्याख्या से कोई बातों को समझा दिया जाए तो बच्चा इतना नहीं विकसित उसका दिमाग कर पाता है कि वो
पढ़ाई हुई या बातों को बताए हुए जो अध्यापक जो उनकी बातों को बताते हैं उसको तुरंत एग्जार्व कर ले, कैच कर ले, या कैच करके उसकी अध्यापक की बताई हुई बातों को, पाठ्य वस्तु को वो तुरंत अपने दिमाग में उतार ले या उस बातों को समझ ले, वो नहीं समझ पाता है। तो छोटी कक्षाओं के लिए यह विधि और रुचिकर होती है और मनोवैज्ञानिक होती है, मगर मनोवैज्ञानिक तथ्य भी इससे नहीं निकल पाता है छोटी कक्षाओं के लिए। आगे देखिए क्या है कि इस विधि में छात्रों को अस्थायी ज्ञान, कौन सा ज्ञान, एक अस्थायी ज्ञान होता है और एक अस्थायी ज्ञान मिलता है। तो इन विधि से छात्रों को अस्थायी ज्ञान मिलता है, कहीं ना कहीं अस्थायी ज्ञान उनको नहीं मिल पाता है। आगे देखिए क्या है कि छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास नहीं हो पाता है। जाहिर सी बात है कि जब शिक्षक, जब अध्यापक जब अपना लेक्चर देंगे, व्याख्या देंगे, भाषण देंगे, तो कुछ बच्चों के दिमाग में तो तुरंत वो जाकर के रुचि उसमें लेते हैं, तो उनको वो एग्जार्व करने का प्रयास करते हैं, अपने आप के अंदर उसको बैठाने का, सोचने समझने का, उत्तर करने का क्षमता रखते हैं, उसमें समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी मानसिक शक्तियों का विकास नहीं हो पाता इस विधि से। पता चला कि व्याख्या दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और ऊपर से पूरा एकदम निकलते हुए चला जा रहा है। तो उनके मानसिक जो विकास होता है उससे, मतलब व्याख्यान विधि से मानसिक विकास या मानसिक शक्तियों का विकास नहीं हो पाता है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग आज जो है व्याख्यान विधि क्लियर कर दिए। व्याख्यान विधि क्या होता है, व्याख्यान विधि के कार्य विधि क्या होते हैं, और व्याख्यान विधि के गुण क्या होते हैं, और व्याख्यान विधि के दोष क्या होते हैं। इसके आगे हम लोग प्रदर्शन विधि देखते हैं। आइए देखिए, अब हम लोग क्या अध्ययन करेंगे, प्रदर्शन विधि, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड कि प्रदर्शन विधि क्या होती है। इससे पहले हम लोग अध्ययन किए व्याख्यान विधि। तो प्रदर्शन विधि देखिए क्या है, इसको एक एक टॉपिक को ध्यान दीजिए। प्रदर्शन, सबसे पहले आपको ही टॉपिक से क्लियर हो रहा है क्या, प्रदर्शन। प्रदर्शन का मतलब कि किसी भी चीज, कोई भी जैसे विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु या किसी भी एक, मान लीजिए जैसे एक पौधा ही है, उस पौधे को ही प्रदर्शन करना, बच्चों के बीच में ले जाकर के उस पौधे को दिखाना, वो क्या होता है, प्रदर्शन। किसी अन्य कोई मतलब वस्तु है, उस वस्तु को ले जा करके, जैसे अगर बच्चे को उस चीज़ का ज्ञान नहीं है, तो उस अगर वस्तु को हम ले जा करके कक्ष में बच्चों के सामने अगर हम उस वस्तु को ले जाके दिखा दें, उसका प्रदर्शन करा दें, उसके एक एक पार्ट को बता दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रदर्शन विधि। तो वही कहा जा रहा है कि प्रदर्शन विधि, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। तो देखिए डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में क्या है कि प्रदर्शन विधि विज्ञान शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। कहीं ना कहीं विज्ञान शिक्षण, अगर आप विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान शिक्षण की जो भी विधि होगी उसमें जो प्रदर्शन विधि होती है उसको क्या माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा, अगर एक जगह मान लीजिए कि व्याख्यान में तो क्या होता था कि बच्चा निष्क्रिय होता की तरफ पढ़ा रहता था, सुनता रहता था टीचर को, लेकिन प्रदर्शन विधि में क्या होगा कि जब एक शिक्षक, जैसे कि मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते अगर आपको हम बता दें, कोई भी एक इसमें से कोई अक्षर ही ले लें या यहीं पर एक पौधा बना दें, तुरंत आपको कह दें कि ये देखिए, आप तुरंत वहां से जितने भी बच्चे होंगे बैठे हुए, तुरंत यहां पे मतलब सक्रिय हो जाएंगे कि सर क्या दिखाना चाहते हैं, सर क्या दिखाना चाहते हैं, कुछ नई चीजें क्या दिखाना चाहते हैं। पौधों के माध्यम से, जैसे एक पौधा ही सबसे आसान समझ में आ रहा है। आप मानव जैसे है, जैसे आप मान लीजिए जीव विज्ञान है, पढ़ रहे हैं, तो जीव विज्ञान में क्या होता है, ऐसी बहुत सी चीजें होते हैं। कंकाल, जैसे मान लीजिए मानव शरीर का कंकाल लेकर के चले आइए, उसमें कंकाल को ला करके टांग दीजिए, या टांग करके उसमें आप बता दीजिए कि ये देखिए खोपड़ी है, ये इनकी आंखें हैं, इनके हाथ हैं, पैर हैं, एकदम मानव सचित्र वर्णन पूरा ला करके वहाँ समझा दीजिए। पौधे को ला करके यहाँ बनाइए, दिखा दीजिए, पूरा एक पौधा ही लेकर के चले आइए और ला करके दिखा दीजिए कि देखिए इनके ये जड़ें हैं, ये इनके पत्तियां हैं, ये इनके तने हैं, यहाँ से ये पत्तियां मतलब जड़ जो है अवशोषित करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, प्रदर्शन करना। किसी भी वस्तु को ला करके उसका जब बच्चों के बीच में जब उसका हम प्रदर्शन करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से ला करके जब हम उस चीज़ों को दिखा देते हैं, तो वही क्या कहलाता है, प्रदर्शन विधि। तो एक एक टॉपिक के माध्यम से मैं लिख दिया हूं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो यह विधि क्या होती है, सबसे महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। आगे देखिए क्या है, इस विधि में शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। कहीं ना कहीं अगर शिक्षक समझा रहा है कि ये आपका जड़ है, ये आपका तना है, तो जब शिक्षक जब समझाएगा, उसका प्रदर्शन कराएगा, तो शिक्षक तो सक्रिय रहेगा ही, लेकिन बच्चे भी उतना ही रुचि उसमें लेंगे, उतना ही उत्साह अपना भरेंगे और भर करके उस रुचि के साथ उसको देखने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आज तक तो हम पौधे को जानते थे, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि नीचे जड़ होती है, उसके ऊपर तना होती है, इसको पत्तियां कहते हैं। ये सब चीजें वो बच्चा क्या करेगा, बहुत ही रुचि लेकर के उसको समझने का प्रयास करेगा।
प्रदर्शन विधि एक प्रकार की सार्थक विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें अध्यापक विषय एवं सिद्धांतों को, तथ्यों को प्रयोग द्वारा स्पष्ट करते हैं। भाई प्रयोग कर ही रहे हैं ना, लाकर किसी भी चीज को अगर हम प्रत्यक्ष रूप से दिखा दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, प्रयोग ही तो कर रहे हैं। तो वही चीज प्रयोग द्वारा स्पष्ट करता है। यह विधि मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करती है। जो प्रदर्शन विधि है मूर्त से अमूर्त विधि का, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करती है। आगे देखिए क्या है कि इस विधि में छात्र विज्ञान की जटिल विषय वस्तु को आसान या सरल बोध कराती है। कहने का मतलब यह है कि ये प्रदर्शन विधि के माध्यम से जो भी छात्र होगा उस छात्र को विज्ञान के जो जटिल पाठ्य वस्तु, जैसे कि देखिए कहा भी जाता है कि विज्ञान और गणित सबसे क्या माने जाते हैं, कठिन पाठ्य वस्तु माने जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम उस विषय वस्तु, विज्ञान के विषय वस्तु को ला करके प्रत्यक्ष रूप से बच्चे को दिखा दें, जैसे कि मान लीजिए प्रकाश हम पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश अगर हम पढ़ रहे हैं तो लेकिन उस प्रकाश में बच्चा नहीं समझ पा रहा है कि प्रकाश क्या चीज है, तो उस बच्चे को हम क्या करेंगे, एक टार्च लेकर के आएंगे और टार्च को जब जलाएंगे और उसमें से जब प्रकाश निकलेगा तो हम दिखाएंगे कि देखो बच्चा ये प्रकाश है। तो क्या हुआ, उसको हम प्रदर्शन दिखा रहे हैं, एकदम प्रत्यक्ष रूप से किसी चीजों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब बच्चा जब देखेगा कि नहीं यही प्रकाश है, या एक लाइटर ला करके अगर हम जला दें और उसमें से जो लौ निकलती है उसको हम कह दे देखिए यहाँ से कुछ उजाला अंधेरे कमरे में लेकर के जाए और उसको दिखा दें कि देखो, तो उसको हमेशा हमेशा के लिए वो चीजें उसके मन मस्तिष्क में बैठ जाएगी कि अच्छा यही चीज है। तो वो जो जटिल जो पाठ्य वस्तु जो है उसको क्या करते हैं, सरल में ले जा करके आसानी से उसको बच्चों को समझा सकते हैं, उनके मन मस्तिष्क में ला करके बैठा सकते हैं, उनको बोध करा सकते हैं बच्चों का। आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रदर्शन विधि क्या है। किसी भी चीज को कह तो रहे हैं, जैसे मानव कंकाली है, अब जैसे मानव को तो आज तक वो जानता है बच्चा मानव शरीर जानता है, एक व्यक्ति को जानता है, एक महिला को जानता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनके हम कंकाल को लेकर के चले आए तो बच्चा ये देख लेगा कि ये जो हमारी जो ऊपर की जो मांस जो चढ़ी हुई है, जो पतली जो लेयर, उसके अंदर वो देखेगा कि कंकाल जो हड्डियां होती हैं वो किस तरह से होती हैं। तो वो समझ जाएगा कि अच्छा इस तरह की हड्डियां होती हैं हमारे अंदर, उस पर जो मांस चढ़ा रहता है वो हमको बाहर से तो एक चमड़े से ढका हुआ रहता है पार्ट, इसलिए हमको अंदर की चीज़ें नहीं समझ में आती, लेकिन अंदर के जो कंकाल होते हैं, जो हड्डियां होती हैं, उनके हाथ कैसे होते हैं, पैर कैसे होती हैं, उंगलियां कैसे होती हैं, ये सब चीज़ों को अगर मानव कंकाल तंत्र ला करके एक टांग दें और ला करके उसको एक एक पार्ट को उसको समझा के पूरा बता दें, तो बच्चा को हमेशा हमेशा के लिए वो चीज़ कभी वो नहीं भूल सकता है कि अच्छा हमारे मानव शरीर में इतनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, या ये हड्डियां पाई जाती हैं। जैसे एक जांघ की हड्डी होती है, एक जो रीढ़ की हड्डी होती है, पूरी मतलब उसमें हड्डियों को एकदम दिखा दे एकदम हम कंकाल में, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे को क्या हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए ज्ञान हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए उसमें रुचि रखेगा, कभी वो उस चीज़ को भूल नहीं सकता है। प्रदर्शन का मतलब जैसे आप भूगोल में ही देख लीजिए, कहीं आप भ्रमण के लिए लेकर के जाया जाता है, कुछ पेड़ पौधे होते हैं, कुछ क्या नाम है पहाड़ होते हैं, कुछ ऐसे मानचित्र होते हैं, उन सभी चीज़ों को क्या होता है प्रदर्शन दिखाया जाता है एकदम सामने। जैसे कभी होता है ना कि ये इस मंदिर पे जाना है, या ऐसे प्रकृति है हमारी यहाँ की, तो उस जगह पे जब ले जाया जाता है, उन प्रकृति को जब दिखाया जाता है तो वो बच्चा हमेशा के लिए उस चीज़ को ध्यान रख लेता है। जैसे कहा गया कि मान लीजिए यहाँ पे युद्ध हुआ था, इस पत्थर को युद्ध में कोई एक योद्धा थे, वो उनको काटे थे, तो मान लीजिए उस पत्थर को काटे थे, लेकिन उस पत्थर को अगर प्रत्यक्ष रूप से ले जाकर दिखा दे तो बच्चा कभी नहीं भूलेगा। तो आपको कहीं ना कहीं प्रदर्शन विधि से मतलब यह है कि किसी भी पाठ्य वस्तु को, किसी भी विषय वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से बच्चे को दिखा देना। तो आप भरसक प्रयास करिए कि बच्चे को, अध्यापक उसमें क्या करें कि बच्चों को ला करके प्रदर्शन के माध्यम से समझाने का प्रयास करें, उसको प्रदर्शन प्रत्यक्ष रूप से लाने का मतलब दिखा दे बच्चों को, तो यही कहलाता है प्रदर्शन विधि। आइए इसके आगे हम लोग इसके गुण और दोष देखते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए जो प्रदर्शन विधि है, प्रदर्शन विधि के गुण क्या क्या हैं, तो देखिए प्रदर्शन विधि के गुण क्या हैं कि इस विधि में छात्रों की दृश्य एवं श्रवण इंद्रियां दोनों सक्रिय रहती है। आपको जाहिर सी बात पता ही है कि जब किसी भी चीज़ को, किसी भी मतलब वस्तु को अगर आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जाए तो आपकी श्रवण इंद्रियां जितनी भी होंगी वो सब की सब क्या रहेंगी, सक्रिय रहेंगी। आपको सुनने की मतलब तो आपकी कान जो होंगी वो भी सुनेंगी, सुनने के लिए तत्पर रहेगी। जो आंखें हैं देखने के लिए पूरा आप उत्सुक रहेंगे, रुचि उसमें आप देंगे। तो कहीं ना कहीं वो सब क्या है, आपकी जितनी भी इंद्रियां होंगी, और आपका जैसे हाथ ही है, आपको अगर सिखाया जाएगा तो आप भी उसको करने का प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं, और उसके बाद जो श्रवण इंद्रियां हैं, दृश्य श्रवण इंद्रियां, वो सब कुछ क्या होती हैं, वो सब कुछ सक्रिय रहती हैं। आगे देखिए क्या है कि छात्रों द्वारा देखकर सीखते हैं।
छात्र क्या करते हैं, छात्र स्वयं देख करके, जैसे शिक्षक अगर किसी भी चीज़ को दिखा दिया, बता दिया, तो छात्र स्वयं देखकर सीखने का प्रयास करते हैं, सीखते हैं, जिससे सिद्धांत इनके मस्तिष्क में गहराई तक बैठ जाते हैं। आपको अगर इस तरह से हम व्याख्या दे करके किसी बारे में, किसी भी, जैसे यही आप मान लीजिए हम प्रदर्शन विधि पढ़ा रहे हैं, व्याख्यान विधि पढ़ा रहे हैं, हमको क्या करना है, हम खड़ा हुए और खड़ा होकर के आपको हम पूरा का पूरा जितना भी व्याख्यान विधि क्या है, प्रदर्शन विधि क्या है, सब कुछ उनके गुण दोष सब कुछ आपको बस हम खड़ा होकर के आपको बोल के बता दिए। आप क्या किए, मोबाइल में बस मेरा फिगर देख करके और आप हमारी हुई बोली हुई बातों को, भाषण को आप सुने, और सुनने के बाद वो क्या होती है, भूल जाती है चीज़ें। लेकिन कहीं ना कहीं हम क्या किए कि इसी चीज़ को एक व्हाइट बोर्ड पे लिख करके और इसको हम क्या किए, एक एक चीज़ों को समझा दिया आपको। अब ये चीज़ आपके क्या हुआ, मन मस्तिष्क में बैठ गई। चीज़ों को आप एक बार, दो बार, तीन बार इसको आप पढ़ेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, चीज़ों को आप इसको देख रहे हैं क्या चीज़ लिखा गया है। आपको मान लीजिए यहीं पे अगर हम फिगर बनवा दें, उसको अगर फिगर बना करके अगर आपको दिखा दें, आपको प्रत्यक्ष रूप से ला करके दिखा दें कोई चीज़, तो उस पर आपको क्या हो जाएगी, श्रवण इंद्रियाँ आपकी क्या हो जाएंगी, जिज्ञासु हो जाएंगी। आप उसको एक बार अपनी आँखें, आपको जो चीज़ आप देख लेंगे उसको आपको जल्दी भूलते ही नहीं है। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि छात्र स्वयं देखकर सीखते हैं, जिससे सिद्धांत, उनके जो कुछ भी सिद्धांत रहेंगे उस टॉपिक से, उसके सिद्धांत उनके मस्तिष्क में गहराई तक बैठ जाते हैं। उनका जो भी मन मस्तिष्क होता है, अपना दिमाग उनका जो होता है, उस दिमाग में जाकर के वो क्या चीज़ें होती हैं, बैठ जाती हैं। कहा भी जाता है कि देखी हुई चीज़ें जल्दी नहीं भूलती हैं। जैसे आप मूवी देखते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप कहीं ना कहीं क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं कापी किताब से, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा भूल जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप मूवी देखते हैं तो आपको क्या होती है, आपकी श्रवण इंद्रियाँ वहाँ आप कान से सुनते हैं और मूवी को देखते हैं, उनके बनाए हुए फिगर, चलचित्र, वो चित्र जल्दी आपको कहीं ना कहीं वो अपना जो जैसे भी अपना वो डांस करते हैं या जैसे भी उनके बोलने का डायलॉग होता है, तो ये सब चीज़ें जब आप सुनते हैं अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग उसमें कोई क्या नाम है, विलन का रोल कर रहा है, कोई हीरो का रोल कर रहा है, तो उनके अलग अलग चित्रों को, चलचित्रों को जो आप देखते हैं तो जल्दी उन चीज़ों को आप भूल नहीं पाते। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि आपके मन मस्तिष्क में वो चीज़ें जाकर के गहराई में बढ़ जाती है। तो आपको कहीं ना कहीं प्रदर्शन विधि क्या होती है, बहुत बेस्ट माना जाता है। ये छोटी कक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अपने खेल कूद में ही मस्त रहते, तो उनको कार्टून के माध्यम से, आजकल कई सीरियल भी आ गए हैं कार्टून, तो वो अधिकतर छोटे बच्चे कार्टून ही अपना देखने का प्रयास करते हैं। तो उसी कार्टून में उनको शिक्षा, मतलब कहीं ना कहीं उनको सिखाने का प्रयास किया जाता है, उनको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें वहाँ से उनको निकल करके आती है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए अत्यधिक लाभप्रद होती है। आपको बताया भी कि छोटी कक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा कहाँ उपयोग होती है, छोटी कक्षाओं के लिए। आपको अगर प्रदर्शन विधि का प्रयोग करना है तो छोटी कक्षाओं में आप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा सीखेगा, उसको बहुत जल्दी सीखेगा किसी चीज़ के बारे में। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि कक्षा का वातावरण सक्रिय बना रहता है। प्रदर्शन विधि से क्या होता है, कक्षा का मतलब जो वातावरण होता है वो सक्रिय बना रहता है। अगर एक शिक्षक जो है, अध्यापक जो है, किसी चीज़ के बारे में अगर आपको समझा रहा है तो जितने भी छात्र होंगे पूरा एकदम सक्रिय माध्यम में होकर के शिक्षक की बातों को सुनने का प्रयास करते हैं, उनको दिखाई हुई चीज़ों को, वस्तु को देखने का प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं वो अपना समय व्यस्त नहीं कर, मतलब अपने आप को कहीं ऐसा नहीं कि किसी और काम में वो मतलब व्यस्तता अपना ला दें या कहीं अपना बात करने लगे, ऐसा वो नहीं करते हैं। वो देखने का प्रयास करते हैं कि वो क्या है वस्तु, उससे क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, उसको वो देखने का प्रयास करते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि कक्षा का वातावरण सक्रिय बना रहता है। आगे देखिए क्या है कि प्रदर्शन विधि द्वारा छात्र की जिज्ञासा, यहाँ छात्र बना लिए, छात्र छात्रा दोनों भी हो सकता है, कि प्रदर्शन विधि द्वारा छात्र की जिज्ञासा शांत होती है। जैसे किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको हम पढ़ा दिए, आपको पढ़ा करके, जैसे मान लीजिए आपको पौधों के बारे में आपको पढ़ा दिए, लेकिन आपको पौधा दिखाए नहीं, या फिर पौधों में भी कई क्वालिटी के पौधे आते हैं, कई फूल आते हैं अलग अलग, अगर उन अलग अलग फूलों को नहीं बताया, आपको हम बता दिए कि फूल होते हैं और फूल ये होते हैं, गुलाब होता है, गेंदा होता है, उड़हुल होता है, तमाम तरह के फूलों का नाम आपको हम बता दिए, लेकिन आपको हम किसी का फिगर नहीं दिखाए, आपको मानचित्र के माध्यम से आपको नहीं दिखाए, तो आप क्या करेंगे, आप अगर गेंदा भी देखेंगे तो कहेंगे ये भी है गुलाब, आप अगर गुलाब देखेंगे तो उसको भी कहेंगे यही है गुलाब। तो कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, वहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे और आपकी जिज्ञासाएं क्या हो जाएंगी, अभी भी आपकी जिज्ञासाएं बनी रहेगी कि आखिर में ये फूल है तो कैसा है, या ये वस्तु है तो वो कैसा है। तो क्या करती हैं, इससे ये जो प्रदर्शन विधि के माध्यम से जो छात्र की जिज्ञासा होती है, वो जिज्ञासा भी क्या होती है, शांत हो जाती है। अब जैसे आप किसी भी चीज़ को आप देख लीजिए, किसी भी वस्तु को अगर आपको देखने का प्रयास हो, आप कहीं सुने हुए हो किसी के माध्यम से, तो आपको उस चीज़ देखने का प्रयास आप करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोचिंग आप सुने,
आप अगर हैं, छोटा बच्चा है, जब घर पे रहता है तो वो क्या सुनता है, स्कूल में हम मतलब कोई मान लीजिए उनके घर में कोई बड़ा है, कहा जाता है कि जा रहे हैं पढ़ने के लिए, आपके भैया हैं, बड़े भैया हैं, बड़ी दीदी हैं, जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो वो बच्चा जिज्ञासु छोटा रहता है, वो सोचता है कि स्कूल होता क्या है, विद्यालय होता क्या है, तो वो जिज्ञासु रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं वही बच्चा जब विद्यालय में जब जाता है तो वो देखता है कि अच्छा विद्यालय ऐसे होते हैं, विद्यालय हमारे घर की तरह होते हैं, वहाँ शिक्षक होते हैं, वो पढ़ाते हैं, वो भी हमको समझाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ों से उसकी जिज्ञासाएं क्या हो जाती हैं, शांत हो जाती है। तो प्रदर्शन विधि के माध्यम से ये इनके गुण थे। आगे देखिए इनके दोष क्या क्या होते हैं। कहीं ना कहीं किसी चीज़ के जब गुण होते हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो उनकी बुराइयाँ भी होती हैं। तो दोष देखिए क्या है, इस विधि में छात्रों को स्वयं प्रयोग करने का अवसर नहीं मिलता है। कहने का मतलब यह है कि जब आपको प्रयोग एक शिक्षक तो सिखाता है, लेकिन अगर कक्षा में अगर 40-50 बच्चे हो जाएं तो 2-4 बच्चों से तो वो प्रयोग या फिर अपने आप को दिखा करके वो समझा देगा, लेकिन बच्चे जब अपने से जब करने का वो प्रयास करते हैं तो 2-4-10 बच्चे ही कर पाते हैं, पूरे बच्चे उसको प्रयोग नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं इनके दोष हैं, उनको अवसर भी नहीं मिल पाता है। अगर कक्षा में भाई 40-50 मिनट का क्लास है, उसमें हर एक बच्चों को कहाँ से वो दिखा करके, या फिर उसको दिखा तो सकते हैं, एक साथ क्लास में पढ़ा बता तो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जब प्रयोग की बात आती है कि खुद से बच्चा देखो करो, तो वो बच्चा नहीं कर पाते हैं पूरे के पूरे, तो उनको अवसर नहीं मिल पाते हैं। अध्यापक जब प्रयोग करते हैं तो उनका ध्यान कक्षा अनुशासन की ओर नहीं रहता। इसका कहने का मतलब यह है कि जब अध्यापक जब प्रयोग, जैसे मान लीजिए कि हम ही हैं, यहाँ पे एक पौधा या कंकाल ला करके टांग दे, तो हम कंकाल की तरफ देखेंगे, उनकी खोपड़ी कैसी है, उनका हाथ कैसा है, उनकी हड्डियां कैसी हैं, तो हम यहां समझाने की तरफ ध्यान देंगे ना कि बच्चा अब क्या कर रहा है, बच्चे की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे। तो ये कहीं ना कहीं के दोष आ जाते हैं कि अध्यापक जब प्रयोग करते हैं तो उनका ध्यान कक्षा के अनुशासन की ओर नहीं रहता है। कक्षा में बच्चे कुछ हो सकता है 2-4 बच्चे अपने आप बातें करना शुरू कर दें, हम तो यहाँ पे ध्यान दिए हैं, समझाने के चक्कर में लगे हुए हैं, वहाँ बच्चा बात कर रहा है। आगे यही सब क्या है, इनकी कमियां हैं थोड़ी। आगे देखिए क्या है कि अधिक विद्यार्थियों में यह विधि प्रभावशाली नहीं हो पाती है। जो प्रदर्शन विधि होती है ये कम बच्चों में, जैसे 10 बच्चे हो गए, 15 बच्चे हो गए, इनसे ज़्यादा बच्चों को रखने में दिक्कत होने लगती है। तो कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन विधि होती है ये छोटी कक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पे देखिए दिया भी है गुण में कि कक्षाएं जो होती हैं छोटी कक्षाओं के लिए अधिक लाभप्रद होती है, लेकिन इसके साथ साथ ये अधिक विद्यार्थियों में यह विधि प्रभावशाली नहीं होती है, ये सक्षम नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं जब कम बच्चे रहेंगे तब तो प्रदर्शन विधि आप करा सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन आपको अगर अधिक विद्यार्थी हो जाएंगे तो आप प्रदर्शन विधि के माध्यम से आप नहीं उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये रहे इनके दोष। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए हम लोग आज अध्ययन क्या किए, विधि हम लोग शुरू कर दिए हैं, और विधि में आपको सबसे पहले आपको हम पढ़ाए व्याख्यान विधि, और व्याख्यान विधि के बाद आपको हम क्या आज बताएं, प्रदर्शन विधि। ये दोनों विधियां आपको हम पढ़ा दिए। तो आप इसके बाद जो भी रहेगी व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, या फिर जैसे भी आपको हम सीक्वेंस में पढ़ाए हैं, सबसे पहले आपको साइंस की विधियां हम पढ़ाएंगे। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर बायोलॉजी के बच्चे होंगे या गृह विज्ञान के बच्चे होंगे, आपको हम पहले बता दिए थे कि विज्ञान अगर हम शिक्षण स्टार्ट किए हैं, इसमें अगर विधियाँ स्टार्ट किए हैं, तो इस विधियों में मैथ के भी बच्चे विधियां, क्योंकि जब विधि की बात आएगी तो मैथ की भी विधियां अलग से लेकर के हम चलेंगे। तो मैथ की विधियां अलग होती हैं तो उसको हम अध्ययन कराएंगे, लेकिन साइंस में जीव विज्ञान के और गृह विज्ञान के ये दोनों बच्चे अपना टॉपिक मिला लेंगे। व्याख्यान विधि होगा तो व्याख्यान विधि वो पढ़ लेंगे, अपना प्रदर्शन विधि उनके सिलेबस में होगा तो अपना प्रदर्शन विधि भी पढ़ लेंगे। सिलेबस से मिला करके एक एक टॉपिक को आप लेकर के चलिए। मैं आशा करता हूँ कि आज आपको व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहले तो आप शेयर किया करिए, ताकि आप तो लाभान्वित हों, आप तो इस चीज़ों को जानकारी आपके पास तो पहुंचे ही, लेकिन साथ साथ और भी बच्चों के पास ये जानकारी पहुंचे। और वीडियो को सबसे पहले तो आप लोग ध्यान, एक चीज़ और ध्यान दिया करिए कि आप वीडियो देखते हैं तो देखने के साथ साथ एक आप अपना प्रेम स्नेह अपना दिया करिए, एक सबसे पहले लाइक आप जरूर कर दिया करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया गया। और जो नए लोग हों वो इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि अगर नए आप हैं, अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, ताकि और भी आगे, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे सिलेबस यानी मिश्रा क्लासेस में आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर कराया जाता है। तो आप अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन को अगर आप दबाए रहेंगे, तो इससे आपको जितने भी वीडियो आपको अपलोड की जाएगी वो आपके तक पहुँच जाएंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये विधि बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।